नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बात अब से करीब 22 साल पहले की है। साल था 1999। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उस दिन आए थे और मैं पहुंचा था मातोश्री बंगले पर शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का इंटरव्यू करने के लिए। जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तब उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो बड़ी ही गौर से इंटरव्यू को सुन रहा था। बाला साहब क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहा था। वो छोटा सा बच्चा आज बड़ा हो गया है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है और सियासी हलकों में उसे महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे की। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आदित्य जी, हम कई ढेर सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन हम बात शुरू करते हैं लोगों की सेहत के साथ। फिर से एक बार महाराष्ट्र में अनलॉक शुरू हो गया है। दूसरी वेव से शायद हम अब उबर पा रहे हैं। यह बताइए कि एक तरफ 5 अलग अलग कैटेगरीज में पूरे राज्य को बांटा गया है, सभी जिलों को बांटा गया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने तीसरी वेव की चुनौती भी है। तो क्या हम तीसरी वेव से निपटने के लिए तैयार हैं? किस तरह की तैयारियां राज्य में हो रही हैं? जितेंद्र जी, धन्यवाद। पहले तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो काफ़ी एक अच्छा था, इसलिए पहले धन्यवाद। और मुझे भी याद है, आपने जो तस्वीर भी भेजी है तो 99 की यादें वापस आ गई। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात पे हम सभी लोगों का गौर है, हम फोकस पूरा उसी पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो अनलॉक के जो अभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो तो अंदरूनी इंस्ट्रक्शंस हैं, अब ट्रांसपेरेंट है, इसलिए तो सबसे कह रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। लेकिन ये ना हम सोच के चले कि कोई वेव खत्म हुई है या अभी भी कोविड हमसे दूर चला गया है। हमें इस बात का जिक्र हर बार करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम सोचते हैं कि चलो कोविड तो निकल गया या अभी तो कोविड के आंकड़े अभी कम हो गए तो शायद अभी हमें हो नहीं सकता, उसी वक्त शायद कोविड किसी को भी हो सकता है। तो मुझे लगता है यही एक मन में लेके चलना चाहिए कि ये सेकेंड वेव जो है अभी तक खत्म हुई नहीं है, शायद आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें कोविड से निपटने के लिए वक्त लगेगा, पूरी दुनिया को वक्त लगेगा। इससे उभरते हुए हम जब आगे जाते हैं तो थोड़ी तो इकोनॉमी चलनी चाहिए। जिसे हम कहते हैं कि लॉकडाउन से अभी हम मिशन बिगिन अगेन, वापस एक बार चले हुए इस पे। लेकिन जब ये हो रहा है तभी भी लोगों ने इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मास्क अपने चेहरे पे होना ज़रूरी है, अपने हाथ साफ रखना ज़रूरी है, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग हम कर सकते हैं, ऑफिस आवर्स का स्टैगरिंग कर सकते हैं, बिना मतलब के बिना वजह घर से ना निकले। मुझे लगता है यही बातें हमें थर्ड वेव से दूर रख सकती है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का ड्राइव भी चल रहा है, उसे भी अगर हम वैक्सीन ले तो वो भी अच्छा है, लेकिन तभी भी मास्क अपने चेहरे पर रहे। मुझे लगता है ये सबसे अहम चीज़ है। थर्ड वेव की जो बात आई तो उसमें हम 3 बातें कर रहे हैं। एक तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स, दूसरा है मेडिकल रिस्पॉन्स और तीसरी है सिविक रिस्पॉन्स की बात रही। मेडिकल रिस्पॉन्स में हम तो अपने बेड्स की फैसिलिटीज़ पूरे महाराष्ट्र में बढ़ा रहे हैं, जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धियां बढ़ा रहे हैं, जो भी प्रोक्योर करना है, वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, वो हम कर रहे हैं, बेड फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, आईसीयूज बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे तो हमने ध्यान दिया है। हमारा जो मेडिकल टास्क फोर्स है जिसके हिसाब से हम चलते रहते हैं आगे, उनके ही एडवाइस पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं और मेडिकल एडवाइस की बातें कर रहे हैं। पेडियाट्रिक टास्क फोर्स शायद देश में पहली बार बना हो तो महाराष्ट्र में बना है, क्योंकि हमारी ये भी एक सोच है कि शायद एक ऐसी डेमोग्राफी है बच्चों की जहां तक अभी कोविड पूरी तरह से पहुंचा नहीं है और पहुंचे भी नहीं है, हमारी भगवान के पास प्रार्थना रहेगी। लेकिन हमने तो तैयारी शुरू कर दी है कि अगर वहां जाए तो हमने ट्रीट कैसे करना है। जैसे मैंने कहा, दूसरी बात होती है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स की। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स ये है, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में तो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर है, तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स ने मदद राज्य की, देश की, लोगों की है। लेकिन अगर खुद की जवाबदारी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है, तो फिर उसमें आगे जाके हमें यही देखना होगा कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज जो होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, वहाँ हम स्टैगर कैसे करें टाइम को। अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसको आइसोलेट कैसे करें, अन्य लोगों को क्वारंटीन कैसे करें, तो भी अपने ऑफिसेज कैसे जारी रखें, इस पे हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। और तीसरी बात रही सिविक रिस्पॉन्स की। तो सिविक रिस्पॉन्स में ऑफकोर्स लॉकडाउन, अनलॉक, दुकानें कैसे शुरू रहेंगी या रेस्टोरेंट्स कैसे रहेंगे, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। आदित्य, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी आपने इकोनॉमी की भी बात कही और देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अनलॉक का मकसद यही है कि फिर से जनजीवन एक बार पटरी पर आ जाए, सामान्य हो जाए।
लेकिन इसके लिए ये बेहद जरूरी है। अगर मुंबई की बात करें तो लोकल ट्रेनों का चलना, तो अभी सबके मन में ये सवाल है और लोग आपसे सुनना चाहेंगे कि मुंबई में फिर से एक बार लोकल ट्रेनें कब चल सकेंगी, क्योंकि अनलॉक तब तक पूरी तरह से नहीं हो सकता जब तक कि मुंबई में लोकल ट्रेनें नहीं चलती हैं। क्योंकि अगर लोग दुकानें भी खोलते हैं तो उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको लोकल ट्रेनों से आना है, जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनको लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनें कब तक शुरू हो पाएंगी? शायद ये इत्तेफाक की बात हो, लेकिन पूरे देश में अगर आप देखें और महाराष्ट्र में भी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि जब सारी चीजें खुल गई तो हम सब लोग, हमें ऐसे लगा कि अब तो कोविड निकल गया, तो हम सभी लोग यानी मैं आप सभी लोग थोड़े ऐसे घूमने लगे जैसे कोविड निकल गया। लेकिन लोकल ट्रेन की बात रहे या किसी और चीज की बात या उसके टाइमिंग की बात रहे, हम ये सारी डिसीजंस अभी तो नहीं ले सकते। हर एक डिसीजन को हमें मेडिकली मेजर करके ही लेना होगा, और जब हमारे मेडिकल टास्क फोर्स को लगे कि यह सही वक्त है तभी हम उस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि हमारी प्लानिंग तो हम कर रहे हैं, अगले 60 दिनों की कर रहे हैं, अगले 80 दिनों के कर रहे हैं। जैसे भी कोविड की हलचल हो, जैसे ही वायरस म्यूटेट हो, वैसे हम मेडिकल रिस्पॉन्स में दे रहे हैं। लेकिन मेडिकल रिस्पॉन्स के साथ जो सिविक रिस्पॉन्स आता है उसे हमें मेडिकली ही मेजर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो प्रथम कर्तव्य है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जाने बचाए और लोगों को कोविड से दूर रखे। आदित्य जी, आपने वैक्सीनेशन की बात की। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर जैसे शहरों में तो ठीक है, वैक्सीनेशन हो रहा है, बीच बीच में भले ही रुक के हो रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी रफ्तार बड़ी धीमी है। या तो वैक्सीन पहुंच नहीं रही है और कई जगहों पर ऐसा है कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा डर है। अगर पालघर की बात करें तो अभी 3 दिनों पहले पालघर में हेल्थ वर्कर्स की टीम पर हमला हो गया, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लगता है, जिन लोगों ने हमला किया, कि वैक्सीन लगाने से हमारी जान जा सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सारे कलेक्टर्स हैं, फिर डिविजनल कमिश्नर्स, सारे जो अधिकारी वर्ग है वो तो इसी में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कैसे हो सके। हमारे पास 1-2 जिले ऐसे भी हैं जहां पूरे गांव वैक्सीनेट हो चुके हैं। ऑफ कोर्स ये जो वैक्सीनेशन का बैंड है 65 प्लस, फिर 45 प्लस, 18 to 44, इसमें काफी सारे लोगों ने, जैसे आपने कहा कि शहरों में काफी सारा अवेयरनेस है, उपलब्धियां भी है, तो वैक्सीनेशन हो रहा है। जहां वैक्सीन अभी तक पहुंचने में थोड़ी देर लग रही है या वक्त है, वहां थोड़ी तकलीफ है। लेकिन इसी पे हमारा ध्यान है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक वैक्सीनेट कैसे हो, क्योंकि हर एक नागरिक जब तक वैक्सीनेट होता नहीं है तब हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इस पे हमारा काफी सारा फोकस रहा है। जी आदित्य जी, चूंकि आप मुंबई के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो मेरे कुछ एक सवाल मुंबई को लेकर भी हैं। मॉनसून महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। मैं पिछले 22-23 साल से मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और हर साल मॉनसून में कुछ एक ठिकाने ऐसे हैं जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर पेश किए जाते हैं। हिंदमाता जंक्शन ले लीजिए, मिलन सबवे ले लीजिए, मालाड सबवे ले लीजिए। हर बार यहां पर से तस्वीरें आती हैं कि किस तरह से जल जमाव हो चुका है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो ये बताइए कि क्या इस बार भी हिंद माता नेशनल हेडलाइन बनेगा? ये आप पे निर्भर करता है। नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। बीएमसी में आपकी सत्ता है आदित्य जी। इसमें मैं आपको जवाब देता हूं। थोड़ा इसमें 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो पहली बात तो अभी भी हमें एक अलर्ट मिल चुका है कि शायद ये हफ्ते में काफी सारी भारी बरसात हो सकती है, तो उसी के काम में हम जुट गए हैं कि जहां भी डेब्री हो, कंस्ट्रक्शन डेब्री हो, क्योंकि काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मुंबई जैसे शहर में होते रहते हैं। अभी भी मेट्रो की काफी सारी लाइनों पे काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स है, रीडेवलपमेंट का काफी सारा काम चल रहा है, फुटपाथ हो, रास्तों के हो, तो ये सारी जो क्लियरेंस है उसमें हम जुटे हुए। लेकिन एक बात सही है कि पिछले 20-22 सालों में आप देखो तो बिल्कुल ये नेशनल न्यूज बनती है। जैसे आपने कहा हिंद माता है, मिलन सबवे है, लेकिन एक चीज आपने हर एक मीडिया पर्सन ने ऑब्जर्व की होगी कि पहले जैसे 20 साल पहले, 25 साल पहले मुंबई में अगर बारिश होती थी तो बरसात में कभी, जब हम इसे फ्लड्स कहते हैं, तो 2-3 दिन तक पानी वो रहता था। तब हमारे कलानगर में भी रहता था, हिंद माता में हो, मिलन सब में हो, वो पानी कभी निकल नहीं जाता था, 2-3 दिन वैसे ही रहता था। अभी पानी जो रहता है वो शायद घुटनों के नीचे, और 1-2 घंटे के लिए जब हाई टाइड रहती है, क्योंकि मुंबई की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसे है कि जहां पानी और बरसात ज्यादा हो, जहां हाई टाइड हो, तो वहां रिवर्स फ्लो में पानी भर जाता है, जम जाता है। लेकिन अभी हमने 2-3 चीजें हम कर रहे हैं। जैसे विम्सोवाट की जो पंपिंग स्टेशन है, 5 तो लगे हुए हैं, 2 और लग रहे हैं, उसका काम चालू है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की जो हमारी क्षमता है वो 25 मिलीमीटर पर आर से लेके हम 50 मिलीमीटर पर आर ऐसे कर रहे हैं, आगे भी जाके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी शहर हो, आप दुनिया भर में देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 मिलीमीटर पर आर या 120 मिलीमीटर पर आर, कभी भी बारिश किसी भी शहर में हो दुनिया में, पानी थोड़ा तो जमेगा।
और इसी वक्त हम वही देख रहे हैं कि यहाँ पंप्स लगाए जाए, या जैसे हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है हिंद माता के उधर, जो हम कहते हैं होल्डिंग टैंक्स। 2-3 जगहों पे हमने होल्डिंग टैंक्स किए, उसका एक्सपेरिमेंट इस बार अगर चल जाए तो शायद वही हम मुंबई भर में कर सकते हैं। इसे हम एक्विफर सिटी कह सकते हैं। मतलब ये एक प्रायोगिक तौर पर इस बार शुरू किया जा रहा है हिंद माता पे, अगर वो सफल रहता है तो और भी जगहों पर आप करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब भारी बरसात या क्लाइमेट चेंज की बरसात को फेस कर रहे हैं, 1 घंटे में 120 मिलीमीटर, तो कोई भी शहर इसको होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन तो भी हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश उसी तरफ है कि हम कम से कम पानी को जमा करें। आदित्य जी, मुंबई को लेकर मेरा एक और भी सवाल है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सबसे बड़ी चीज का जिसका इंतजार हो रहा है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3। ये वो मेट्रो लाइन है जो शुरुआत से ही विवादों में रही। आपने खुद आंदोलन किया था आरे कार शेड को लेकर, वहां पर जो पेड़ काटे जा रहे थे उसके खिलाफ आपने आंदोलन किया था, और डिले पर डिले होती गई। इस मेट्रो 3 का जो काम है उसको लेकर देरी होती गई, और अब यह खबर आ रही है कि 10,000 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये बताइए कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और हम कब तक देख सकेंगे इस मेट्रो लाइन को चलते हुए, क्योंकि ये मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होगी। मुझे लगता है एक सबसे अहम चीज इसमें है कि मेट्रो 3 में 2-3 चीजों पे आपने ध्यान देना जरूरी है। एक तो जो आरे का आंदोलन हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि सिर्फ पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां पूरा एक वाइब्रेंट फॉरेस्ट है, वहां छोटे कैट्स, रस्टी स्पॉटेड कैट जो एंडेंजर्ड है, स्पाइडर से लेके लेपर्ड्स तक पूरा जंगल भरा हुआ है, और वहां बनाना ये उचित था भी नहीं। और हमने जो मूव किया है, ऑफ कोर्स वो मैटर सब जुडिस है, तो उस पर ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात यही है कि जो पूरे लाइन की कंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं पे भी डिले नहीं है, और जो एस्केलेशन हुआ है मुझे उस पर थोड़ा पढ़ना बाकी है, लेकिन ये 5 सालों का है और हमारी सरकार अभी 1.5 साल की है। तो मुझे लगता है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि एस्केलेशन क्यों, कब, कैसे हुआ। मुझे लगता है वो अभी सबके सामने आ जाएगा। जी आदित्य जी, ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले आप पहले सदस्य हैं। बाला साहब ने तो प्रण कर लिया था कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आप पहले सदस्य हैं जिन्होंने कि चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीते और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने। आप पर्यावरण मंत्री हैं राज्य के। 1.5 साल हो चुके हैं। कैसा रहा ये 1.5 साल का सफर? सरल रहा, कठिन रहा? आपने इसको एंजॉय किया? कैसा लगा आपको ये 1.5 साल का बतौर मंत्री ये सफर? बिल्कुल, लोक प्रतिनिधि होना, मंत्री होना, पहली बार में जीत के आके सरकार में शामिल होना और काम करने का मौका मिलना, मुझे लगता है बहुत ही अहम चीज है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, और वो भी कोविड की दुनिया में। यानी काफी सारी सरकारें बनती है, आती है, जाती है, लेकिन कोविड का जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑफ कोर्स लोगों की सेवा करने में काफी सारा एक मौका मिला हुआ है। अगर आप काम के एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, अगर एक एमएलए के तौर पे पूछे, मिनिस्टर के इसमें पूछे, तो ऑफ कोर्स काम करने में मजा तो आता है, और रोज यही सोते वक्त या उठते वक्त सोच सकते हैं कि आज नया क्या करे जो लोगों की सेवा करे। और पर्यावरण हो, पर्यटन हो या प्रोटोकॉल हो, तीनों जगहों पे मुझे लगता है कि हमारी जो पूरी टीम है वो काम करते आई है। 1.5 साल में काफी सारे हमने लैंडमार्क डिसीजंस लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। लोगों के लिए जो भी अच्छा है वही हम उचित है वो करते रहेंगे। आदित्य जी, लेकिन आपकी जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, ये 3 पार्टियों की सरकार है, और बीते 1.5 सालों में बहुत सारे विवाद भी इन तीनों ही पार्टियों के बीच में सामने आए हैं, जिन पर चर्चा हुई है। और अगर भारत में हम देखें, जो अलायंस की सरकारें होती हैं, गठबंधन की सरकारें होती हैं, उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है, वो ज्यादा टिकती नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार है आपकी, ये ठाकरे सरकार, अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी इन विवादों के चलते? 3 लोग साथ में आना ये अच्छी बात होती है। एबीपी भी 3 अक्षर है, तो मुझे लगता है ये शुभ है। लेकिन एक बिल्कुल जरूरी चीज है कि हम तीनों लोग महाराष्ट्र की सेवा और महाराष्ट्र का आवाज बुलंद करने आए हैं। अगर आप देखें तो जो आप विवाद कहे, वो मुझे लगता नहीं विवाद है, चर्चाएं होती रहती है। और एक चीज अच्छी है कि एक डेमोक्रेसी में, हेल्दी डेमोक्रेसी में, अलग अलग जो परसेप्शंस होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अगर साथ में आए, चर्चा हो, उस पर विश्लेषण हो और आगे काम हो, तो सेवा और भी अच्छी हो सकती है। और रही बात सरकार रहने की, मुझे लगता है 5 साल नहीं, आगे भी हम साथ में रह के देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन आदित्य जी, सियासी हलकों में तो ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सीएम भले ही एक हों, लेकिन सुपर सीएम कई सारे हैं और इस सरकार के कई सारे चेहरे हैं। अभी हाल ही में जो विवाद हुआ, जब अनलॉक का अनाउंसमेंट था, तो विजय वडेट्टीवार ने अपनी ओर से अनाउंसमेंट कर दिया, फिर उसके बाद में उसका खंडन आया, फिर उसके बाद वापस से आधिकारिक आदेश इश्यू हुए। मुझे लगता है ये जो बातें हैं वो विपक्ष के, ऑफ कोर्स उनको कुछ अभी
इतना काम नहीं है तो वो करते रहते हैं और कभी कभी वो हेडलाइंस बन जाती है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि उनको रिबटल करने से अच्छा है कि हम लोगों की सेवा में जुटे रहे और काम करते रहे। अगर आप देखें तो सीएम साहब, डीसीएम साहब, फिर रेवेन्यू मिनिस्टर जी, सब लोग साथ में काम करें और ये पूरी एक टीम है। अगर हम सीएम की वर्किंग स्टाइल भी देखें तो वो कंसेंसस बिल्ड करके, अगर आप उनका लॉकडाउन का भी तरीका देखो तो पहला वाला लॉकडाउन भी पिछले साल और इस साल भी लोगों की राय लेते लेते उन्होंने पूरा एक मन बनाया लोगों का और फिर हम लॉकडाउन में गए। तो उनका यही मानना है कि जो भी अच्छी चीज करनी है लोगों के लिए करनी है तो लोगों की राय ले, कंसेंसस बिल्ड करे और फिर काम करे। तो मुझे लगता है ये एक अलग वर्किंग स्टाइल है और लोग उसको पसंद करते आ रहे हैं आगे। आदित्य जी, लेकिन अगर हम बीते 1.5 साल को देखें तो बीते 1.5 साल में से खास करके अगर हम इसी साल के शुरुआती 6 महीनों को देखें तो आपकी सरकार के 4 मंत्री विवादों में फंस चुके हैं। धनंजय मुंडे को ले लीजिए, संजय राठौड़ को ले लीजिए, अनिल देशमुख को ले लें और फिर अभी अनिल परब। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं। आपको लगता नहीं कि इससे सरकार की छवि को डेंट हुआ है? मुझे लगता है कि इंक्वायरीज पे बात करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो तो मैटर सब जुडिस है, उस पर इंक्वायरी हो रही है। तो उस पर अगर हमने कोई जजमेंट दिया तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो कुछ भी देखिए, अनिल देशमुख पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं छवि की, तो आप ही के सारे पोल्स बता रहे हैं कि सीएम साहब की इमेज जो है वो ट्रस्टवर्दी है। आप ही के सारे जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि एमवीए का काम लोगों में अच्छा भा रहा है। तो फिर किसकी बात पे अगर हम भरोसा करें तो किसकी बात पे करें? सीएम जो इमेज अच्छी हो, पूरे सरकार के बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं तो यही सोच रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे राय, मेरी खुद की राय या इस पे सोचने का वक्त ही नहीं। अभी तो हम पूरे कोविड के इसमें इतने जुटे हुए हैं, लोगों के जो फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, कभी किसी को हेल्प करने के लिए वगैरह, उसी में तो हम काम पे लगे हुए। प्री मानसून वर्क से और कोविड है, हमारा काम अभी यही है कि लोगों की सेवा करें और लोगों से जो फीडबैक है वो डायरेक्टली लेते रहे। जहां गलत है वहां सही करें, जहां सही चल रहा है उसको काम पे आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि जो 3 दिनों की सरकार उन्होंने साल 2019 में अजीत पवार के साथ में मिलकर बनाई थी, उसको लेकर वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि जिस तरह से हमारी वो सरकार अनएथिकल थी, ये 3 पार्टियों की सरकार भी अनएथिकल है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कहने की कुछ बात नहीं है। हमें तो हमारे लीडरशिप, सीएम साहब, डीसीएम साहब से यही सबने कहा है कि अभी राजनीति पे या ऐसे स्टेटमेंट्स पे जहां जिसको कुछ ये नहीं है, फोकस ना करें, अपने काम पे ध्यान दो और लोगों की सेवा करो। आदित्य जी, एक आखिरी सवाल है। सियासी हलकों में कुछ लोग ये कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हों, लेकिन इस सरकार के डी फैक्टो मुख्यमंत्री जो है वो शरद पवार हैं। जिस तरह से 95 में सरकार का रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के हाथ में रहता था, इस सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार जी के हाथ में है। मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि कंसेंसस से ये सरकार चलती है और हर एक सरकार कंसेंसस पे अगर आगे चले, अगर अपने जो बड़े लोग हैं अपने परिवार में हो या अपने राजनीतिक दुनिया में हो, उनका आशीर्वाद लेके, उनका गाइडेंस लेके, ये सारी चीजें हैं, हर एक की बात सुन के और कंसेंसस पे हम सरकार चला रहे हैं और इसी में तो लोगों की भलाई होती है। तो एडवाइस लेना, आशीर्वाद लेना, एक्सपीरियंस लेना, ये तो हमारी संस्कृति है। और जी, अगर आपने देखा होगा कि हम सच में अभी राजनीति पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है। और मुझे लगता है कि सारे देश में हमने यही कहना चाहिए कि चलो सब आके सब कोविड पे ही फोकस करें और ये जो पैंडेमिक है उसी पे लड़ाई दे, क्योंकि अपनी जनता जो तरस रही है उस पे हमें ध्यान देके उनके लिए काम करना है अभी। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे आदित्य जी। इस वक्त का तकाजा यही है कि सभी राजनीतिक दल सियासत से ऊपर उठकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचें और फिर से एक बार जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है, फिर से उसे वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास किया जाए और जैसी गंभीर स्थिति हम बीते महीनों में देख चुके हैं वैसी स्थिति दोबारा रिपीट ना हो। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, बयान चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की जान अभी सबसे महत्वपूर्ण है। सब उसी में जुट जाए कि उनको कैसे बचाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य जी, धन्यवाद, नमस्कार।